रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास का किया भूमि पूजन। लाखों आदिवासी छात्रों को मिलेगा लाभ। कहा 2027 में बनकर होगा तैयार छात्रावास। झारखंड में सर्रा धर्म कोड को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। 26 मई को राजभवन के सामने प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। अमृत भारत योजना के तहत राजमहल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। वर्ल्ड क्लास सुविधा से युक्त हुआ स्टेशन। गिरिडीह के सरस्वती स्कूल में एक देश एक चुनाव को लेकर गोष्ठी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। हेमंत सरकार पर दूसरा केजरीवाल बनने का कसा तंज। और जमशेदपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घुसपैठ की समस्या पर जताई चिंता। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर की जांच करने की मांग उठाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रांची आदिवासी छात्रावास में बहुमंजिला इमारत के भूमि पूजन के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने 26 करोड़ की राशि से बनकर तैयार होने वाले आदिवासी छात्रावास का भूमि पूजन किया। राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है। वहीं भूमि पूजन के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भूमि पूजन समारोह कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपरा लिंटा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी आदि लोग मौजूद रहे। इस आदिवासी छात्रावास के बनने से झारखंड में लाखों आदिवासी छात्रों को लाभ मिलेगा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। वो दिन आ ही गया जिसकी हम, और ये तब और अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बनके तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उन हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी हो। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें। और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे बाबा, हमारी संस्कृति, झारखंड राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती। आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते कई एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई में इतने परेशानी होती है कि अंततः वो अपना रास्ता भटकने लगता है। कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं, आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए और आपकी जितने भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उस समस्याओं का समाधान हो। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में होने वाली जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की लड़ाई तेज करने की घोषणा की है। आने वाले 26 मई को राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष महाधरना को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और महिला प्रदेश अध्यक्षा गुंजन सिंह ने कहा कि 2011 की जनगणना में धर्म को लेकर 7 कॉलम थे, जबकि अब सिर्फ 6 कॉलम रखे गए हैं। अन्य वाला कॉलम हटा दिया गया है। ये ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी आलाकमान के नेतृत्व में 26 मई 2025 को राजभवन के समक्ष पार्टी अलग सरना धर्म कोड के लिए धरना प्रदर्शन करेगी और फिर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अलग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग करेगी। जानते हैं कि 26 तारीख को राजभवन में जबरदस्त धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम है सरना धर्म कोड को लेकर। ये जो 2026 में जनगणना कार्यक्रम होने जा रहा है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन का ही 6 धर्मावलंबी का है। आदिवासी जो यहाँ के प्रकृति पूजक हैं, जो जल जंगल जमीन से, पहाड़ पर्वत, नदी नालों से जिसका गहरा रिश्ता है, उसी को वे अपना सब कुछ मानते हैं, जो उनका संबंध है। इसे जो प्रकृति के जो उपासक जितने भी लोग हैं, इन लोगों का कोई कलम नहीं है। पहले था इंजीनियर्स के नाम से, लेकिन वह चीज हटा दिया गया है। 7वां कॉलम था। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि जो हमारा झारखंड विधानसभा से पारित हो गया है और केंद्र में वह लटका हुआ है, वह केंद्र की सरकार हम लोगों को अलग से आगामी जनगणना कॉलम में 6ठा के बाद 7वां कॉलम दे, जहां हम लोग सारना लिखे, या दूसरे प्रदेश के जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो वहां पर आदिवासी
जाहरा लिखे या जो उनको जिस धर्म को मानते हैं आदिवासी वो चीज अब लिख करके लिखे, लेकिन मूल रूप से सारनाथ धर्म जो हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड के अगल बगल के जनजाति आदिवासी लोग मानते हैं उस धर्म का वह कोड होना चाहिए। इसी को लेकर आप देख रहे हैं हमारे महिला नेत्री जो ट्राइबल दयामणि बारला जी हैं, हमारे रमा खलखो जी हैं, मेरी जी हैं, सुंदरी जी हैं, हमारे अभी आई थी खुंटी से, और हमारी प्रदेश की महिला अध्यक्ष गुंजन जी हैं, ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे टीएससी के मेंबर आदरणीय श्री जोसे मार्डी जी हैं, हमारे विभिन्न साहेबगंज से, पाकुड़ से, गिरिडीह से, खुंटी से, आपका पलामू से, नेतरहाट से, महुआटांड़ से, सभी जगह से हमारे लोग आए हुए हैं। ओबीसी के हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग, बन्ना गुप्ता जी भी थे। सब लोगों ने ठाना है कि 26 तारीख को हम लोग जबरदस्त ऐतिहासिक धारणा प्रदर्शन सारनाथ कोर्ट को लेकर करेंगे। ये कांग्रेस ने ठाना है, हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माननीय नेता राहुल जी के निर्देश पर। देखिए, ये हमारा झारखंड जो हमारे बाबा बिरसा मुंडा जी की धरोहर है और हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, क्योंकि जाति जनगणना में जो 7वां कॉलम उड़ाकर और जिस तरह से महिला आरक्षण में या फिर आपका ओबीसी आरक्षण में जिस तरह से इन्होंने केंद्र सरकार ने खेल खेलने का काम किया, उसी तरह से आदिवासी भाइयों के साथ सरना कोड ना शामिल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ते रही है, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, पेशा कानून की बात हो और अब सरना कोड की बात आई है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की लड़ाई है। हम आदिवासी भाई बहनों के साथ हैं और 26 तारीख को एक साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर अपने जो आदिवासी भाई बहन हैं उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को ये अवगत कराएंगे कि अब बस हुआ, अब हम लोग के सिर से पानी ऊपर जा रहा है। 7वां कॉलम उड़ाना यानी इनकी नियति में खोट है। जहां हमारी महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, वहां अगर आदिवासी भाई बहनों को साथ ऐसा खेलने का काम किया जाएगा तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारा आंदोलन है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत समग्र उन्नयन के बाद साहिबगंज जिले के 9 सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास और ऐतिहासिक राजमहल रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के साथ इसका उद्घाटन किया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा मालदा रेल डिवीजन के अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बने। अमृत भारत योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए जिन 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री के साथ हुआ, उनमें राजमहल रेलवे स्टेशन समेत झारखंड में 3 रेलवे स्टेशन शामिल है। ये स्टेशन अब आधुनिक वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से पूर्वी भारत के सुदूर क्षेत्र में स्थित राजमहल रेलवे स्टेशन का इसकी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को और उच्चतर बनाने की दिशा में अमृत भारत योजना के तहत आज उसके पुनर्विकास का लोकार्पण हुआ है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी आंखों के सामने वर्षों तक जो उपेक्षित था यह इलाका, उस उपेक्षित राजमहल को नया पुनर्विकसित करने की दिशा में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं राजमहल स्टेशन को प्राप्त हुई है। और ये प्रथम चरण के कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से जिस तेज गति से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प दिया गया है, जिसके तेज गति से राजमहल में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकर रावपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मधुपुर और जसीडीह से रेलवे स्टेशन से बेहतर सुविधा अब शंकरपुर रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
शंकरपुर को आपने पहले भी देखा है, शंकरपुर को अभी भी देख रहे हैं। एक छोटा सा गांव शहर का रूप कैसे ले रहा है, किस तरह से करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्चा कर रही है। और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथालपना में कैसे बनकर तैयार हुआ आपके सामने है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के एमपी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिमि जी रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो जैसा आप सभी को पता है जसीडीह स्टेशन जो है उसको विस्तारीकरण, उसका उन्नतीकरण कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए वहाँ रेलवे के पास जमीन नहीं है, तो जो सैटेलाइट टाउन है वहाँ पे ये विस्तारीकरण करना जरूरी है अगर क्षेत्र का विकास करना है। तो शंकरपुर आप जैसे देख रहे होंगे, हम लोग देवघर में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मैनाथ धाम में अभी काम हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बीजेपी ने एक देश एक चुनाव को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कई शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्रों ने हिस्सा लिया। मौके पर कई छात्रों ने एक देश एक चुनाव को भारत के विकसित और बेहतर माहौल के लिए जरूरी बताया। वहीं गोष्ठी के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एक देश एक चुनाव अब देश की जरूरत है। लोग महसूस कर रहे हैं कि बार बार होते चुनाव से विकास कार्य से जुड़ा फंड उसी से खर्च हो जाता है। आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में रेलवे शिव मंदिर हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर कमेटी प्रभारी सुरेश धारी, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में आदित्यपुर कांग्रेस कमेटी के नवगठित पदाधिकारियों का भौतिक सत्यापन करते हुए उन्हें संगठन मजबूती संबंधित निर्देश दिया। वहीं आगामी 1 जून को आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में आयोजित हो रहे संविधान बचाओ रैली में बृहद और सफल आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया। नगर कांग्रेस कमेटी का बैठक नगर अध्यक्ष राहुल यादव की अध्यक्षता में हुई। नगर कांग्रेस कमेटी की नई टीम का गठन किया गया है। इस टीम का आज हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे थे कि कौन कौन पदाधिकारी फिजिकली उपस्थित हैं, और उन तमाम पदाधिकारियों की हाजिरी ली गई और सारे पदाधिकारियों को नए सिरे से काम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया गया। और आगामी 1 जून 2025 को जयप्रकाश उद्यान में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ रैली की सफलता पर तमाम साथियों। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने गुरुवार को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। एक सड़क रानी पोखर के जगन्नाथ नगर में बनेगी और दूसरी सड़क जोशी कॉलोनी में बनेगी। मौके पर विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। आज रानी पोखर में, जगन्नाथ नगर में और यहाँ जोशी में रोड का शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्द यहाँ का काम पूरा हो जाए। और हमारी यहाँ के जो काम जिन्होंने लिया है उनसे भी, ठेकेदार से भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है। उनको सही दिशा निर्देश देते हुए सबको बताया गया है कि काम की गुणवत्ता में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जांच भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो भी काम आप कर रहे हैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हो, ताकि हमारे लोगों को कोई असुविधा न हो। मतलब यहाँ पे जोशी में जो है ये 1 किलोमीटर का रोड है और कुल 61 लाख का रोड है। ये 61 लाख में काम कर लिया। हजारीबाग के कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने एनएचएआई को पत्र लिखकर 6 लेन निर्माण से हो रही समस्याओं और संभावित दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि भारत माता चौक से रांची तक सड़क की हालत बेहद खराब है। गहरे गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे कि पैदल यात्रियों, 2 पहिया और भारी वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। रात में रोशनी न होने से दृश्यता कम हो जाती है और गड्ढों के कारण गंभीर हादसों का खतरा बना रहता है। दिल्ली तो पूरा खतरे में ही है। बीमारी का पहला घर है, यहाँ पर पूरा पानी जम चुका है और खतरा तो ये जो एक्सीडेंट होने का है वो 100% संभावना है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। व्यवसाय जो है तो 100% खत्म हो चुका है। व्यवसाय एनएच वाले तो यही अपील करेंगे जल्दी तो अपना काम करे। 5 मिनट जो लटकाए हुए हैं, जो 10 दिन का काम था वो 5 मिनट, और वो भी काम अभी रुके हुए हैं। इसका कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। कल के बारिश के बाद क्या है? कल के बारिश के बाद तो हम जान रहे हैं कि इसका तो लगता है हैजा ही होगा। सबसे पहले अभी जो स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं, इसका अभी एक ज्ञापन जाके हम एनएच के पीडी को देने जा रहे हैं। उसके बाद एनएच के चेयरमैन साहब को भेजेंगे
और गडकरी साहब के अभी आज मेल करा रहे हैं कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए और जितना जल्दी वो शॉर्ट नोटिस में कार्य को कंप्लीट किया है। अभी नहीं बनना है तो कम से कम उसको भराई कर बारिश के बाद रोड को बनाने का काम। जमशेदपुर परिसदन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच बंगाल सरकार राफ फिनिशिंग लगाने नहीं देती है, जिससे कि ये घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर ये घुसपैठ दिल्ली और मुंबई शहर में बस रहे हैं। वहीं मरांडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया है वो साहिबगंज में बना था और आज इन लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वो किसके प्रभाव से बन रहा है, इस सबकी जांच होगी। को इसलिए मैंने कहा कि आजाद भारत में पहला जो सेंसस हुआ है वो 1951 में हुआ है और उसके बाद जो लास्ट सेंसस हुआ उसके बाद तो कोरोना के कारण नहीं हो पाया, वो 2011 में हुआ। यानी 1951 से लेकर के 2011 तक कुल मिलाकर के जो 60 वर्षों में जो पॉपुलेशन है वो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। तो 1951 में आदिवासियों की जो पॉपुलेशन थी 1951 में 35.38% आदिवासियों की आबादी, दलितों की आबादी 1951 में 8.41%। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विशनपुर प्रखंड अंतर्गत निरासी पंचायत की जमटी गांव का दौरा किया। बताया गया कि इस सुदूरवर्ती गांव में पहाड़िया जोते के लगभग 15 परिवार रहते हैं और भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने गांव में आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों से क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। जमशेदपुर में स्थित मानकों में पानी की समस्या का समाधान नहीं होता देख स्थानीय लोगों ने आगजनी कर विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने पेयजल विभाग के अधिकारियों को 6 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए पानी की समस्या दूर करने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उपायुक्त कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। मानगो को कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पानी की किल्लत नहीं है और सबसे बड़ा ताजुब की बात है कि मानसून दस्तक देने को है, पूरा गर्मी बीतने को कगार में है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका पेपर में बयान आता है कि हमने 2 मोटर खरीद लिया, नई पानी टंकी का उद्घाटन हो गया है, डेडिकेटेड फीडर बना दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमने कहा नहीं, अब सोए हुए जो जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें जगाना होगा। उसके लिए आज हमने जो पेयजल स्वच्छता विभाग का ट्रीटमेंट प्लांट है वहां आग का ताप जलाया और तपिश देके ताप देके सोए अधिकारियों को गर्मी का एहसास दिलाते हुए उन्हें बताने का प्रयास किया कि लोग कैसे गर्मी में पानी के बिना तड़प रहे हैं, वैसे आप भी तड़पिए। और जब उन्होंने तय किया है हम लोग अगले सप्ताह गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज ने अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया। साथ ही सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ होने की घोषणा की। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के निदेशक अभिजीत कुमार और शासी निकाय की सदस्य रेणुका यशस्वी ने किया। प्राचार्य डॉक्टर शिवा नारायण साहू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2019-22, 2020-23 और 21 से 24 के छात्रों के अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल किया है। सत्र 25 और 26 के लिए एडमिशन शुरू हो गया है और इस बार 2 स्पेशल बात है। एक कि सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 30-30 सीट का इजाफा हुआ है और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए AICTE से मान्यता मिल गया है। और इस वर्ष यानी 2025 से ऑनवर्ड्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 30 सीट की बढ़ोतरी हुई है और वर्किंग प्रोफेशनल में 3 डिपार्टमेंट में, सिविल में 30, इलेक्ट्रिकल में 30 और माइनिंग में 30 सीट से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। जैसा आपको मालूम है, जैसा प्रिंसिपल डॉक्टर शिवा नारायण साहू जी ने बताया और शासकीय निकाय के सदस्य रेणुका जी हैं, अजीत शुक्ला हैं, हम सब लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग 84% प्लस से अपने बच्चे लोगों को पास आउट यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं और प्लेसमेंट का कितना शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा कि सारी बड़ी कंपनी, चाहे टाटा ग्रुप हो, जिंदल हो, अडानी ग्रुप हो, सारी बड़ी कंपनियां, जॉन डियर हो, ये सारी कंपनी आ रही हैं। गोड्डा प्रखंड अंतर्गत झिलवा पंचायत के राजदहा मुख्य सड़क से आम जोड़ा शहर तक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके कारण निर्माण कार्य का विरोध किया जा रहा है। मुख्य पथ से शहरी तक तो क्या सड़क में क्या कमियां हैं? सड़क में बहुत ही घटियापन हो रहा है काम। इस सड़क के किनारे जो गाइडवाल का निर्माण होना है वो बहुत ही घटिया है
ढलाई का तो नाम ही नहीं है और गड्ढा भी नहीं किया है, नाम मात्र का गड्ढा किया है। अभी हम लोग इसको नाप के देखे तो 1 फीट मात्र गड्ढा है और ढलाई का नाम ही नहीं है। 1 इंची खाली इसी तरह। और जो इसमें ढलाई के जो किया है वो अपने हिसाब से उसमें वो गिट्टी बालू और सीमेंट ऊपर से फेंक दिया है। यहाँ ना मिक्सचर है, ना वाइब्रेटर है और ना यहाँ का लेबर से काम कराया है। सर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो समस्या है रोड का, मुख्य पथ से बनना था रोड, जाके आपका शहरी तक जो निर्माण होने वाला है, ये पहला पुल है यहाँ पे बनना है। ये अभी शुरुआत किया है, ये शुरुआती में देख लीजिए आप कितना बड़ा डकैती चल रहा है यहाँ पे। बिना जई साहब के मौजूदगी से, बिना ठेकेदार के मौजूदगी से, ना जाने कौन आया, बिना लेबर, बिना मिस्त्री के मौजूदगी से, बिना मशीन, बिना मिक्सचर के मौजूदगी से पूरा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं 50 फीट का यहाँ पे गाइड वॉल तैयार है। हम और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैदपुर में बने नाले के 7 सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी का भी निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के साथ साथ अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान नगर विकास और आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और नगर आयुक्त अनिमेश सर भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड अंतर्गत खुरहान में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सदस्य मुरारी प्रताप ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय मुखिया मंजू देवी के सहयोग दूसरी बार खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के वर्ग 8 से 12वीं तक के छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मंच प्रदान करना है। खुरहान खेल महोत्सव बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा के सौजन्य से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछली बार किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा बेसिकली इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग पर्सनली, मेरा लॉ फॉर्म है लीगल वाइब्स लॉ फॉर्म, और खुरहान पंचायत मुखिया मंजू देवी के सौजन्य से जो है हम लोग इसको स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसमें जितना भी ऑल मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस हम लोग बेयर करते हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन मधेपुरा का सहयोग रहता है इसमें। इस प्रोग्राम में बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मोर देन 100 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लास 8 से 12 के बच्चों का ये आयोजन होता है। और वही मधेपुरा में पिता के सामने उसके 13 वर्षीय पुत्र की जो है फेल से हत्या कर दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इसी के साथ साथ अब आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। जहां पर 13 वर्षीय बेटे नीलेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता सुधीर महतो ने बताया है कि खेत में काम कर रहा वापस लौट रहे थे और इसी के साथ साथ ये हादसा हुआ है, जहां पर अब तीनों युवकों को पकड़ लिया गया है और धारदार हथियार से गला रेत दिया गया। अंतर्गत बहरपुर गांव में नीलेश कुमार उनका 14 वर्ष की अपराधकर्मी द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में इनके पिताजी द्वारा विधिवत धाराओं में काम दर्ज कराए गए। हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए घटना के 4 घंटों के अंदर घटना में संलिप्त चारों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी एवं निरुद्ध हुई है, क्योंकि इसमें 2 माइनर थे तो उनको निरुद्ध किया गया है। उनका नाम क्रमशः धीरेन्द्र कुमार, कुंदन कुमार, नंदन कुमार एवं वीरेंद्र मुखिया है। इन चारों को विधिवत गिरफ्तार व निरुद्ध कर कार्रवाई। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के चंदनगढ़ मौजा में पत्थर खनन लीज स्वीकृति मामले को लेकर स्थानीय अंचल अधिकारी ने पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ चंदनगढ़ ग्राम जाकर जांच पड़ताल की और इस संदर्भ में अंचल अधिकारी ने ग्रामीणों की सभा के सामने लीज स्वीकृत किए हैं। जमीन मालिकों का हस्ताक्षर नमूना एक सादे कागज पर जांच पड़ताल के लिए लिया गया और अन्य जमीन मालिक की अनुपस्थिति होने के कारण उनका नमूना नहीं लिया जा सका। अंचल अधिकारी ने केवल सुनोद मरांडी और विनोद मरांडी के टूटी छत वाले घर का मुआयना किया और वापस लौट गए। बैठक में अंचल अधिकारी ने समक्ष जमीन मालिकों ने बयान दिया है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी जमीन पर किसने पत्थर खनन का लीज कराया और इस संदर्भ में उन्हें कोई राशि भी नहीं दी गई है और न ही पत्थर खनन लीज को लेकर उन्होंने किसी कागजात पर हस्ताक्षर किया है। उन लोगों ने इस साजिश का पुरजोर विरोध करते हुए पत्थर खनन नहीं करने देने की आवाज बुलंद की। बोले अखोय अखरीन कदा अलिंग दो बलिंग बड़ाया आले जुमी अलिंग दो बलिंग बड़ाया
अलिंग बिना बुझे नवा को अखरिंग का तलिंग लीज का तको मेनखा अलिंग दो बचे हम बोलिंग बड़ा नवा रिया दो आलेर गोगो बाबा बुढ़ा बुढ़ी को तहे कना आर अडी दिन दो हुरु चालू हो कम गे हुयु कान तहेया आर निजेन हो कमी कसनित हो रोजगार बांग तहे कना चेक को जम तले तहे कना झिंगुर पिठा जमते और मतकम तिकी जमते मतकम लाठा जमते जीव दो कान तहेया जुदी मिटेन सड़क रे ठोंके गड़ी को नेल लिखा बाबा जुना को उकु कान तहेया अडी बतर की को तहन कान थे एन हो अडी सुलुक आतु टुला अडी रस्को के आतु टुला हसे सकरे तहे कना नी तो गिदर अलो अकिल को लखाइना। खबर हजारीबाग से जा खावा जंगल के नदी तट पर अवैध रूप से संचालित खदान में 3 लोग लापता हो गए। बता दें कि केरडारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंडाबेर और बरियातू सीमावर्ती क्षेत्र स्थित खावा नदी के तट पर कई वर्षों से अंडरग्राउंड अवैध कोयला खदान संचालित है, जहां से 3 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। उस समय तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण खदान के अंदर पानी भर गया। लापता व्यक्तियों की पहचान प्रमोद साव, उमेश कुमार और नौशाद आलम के रूप में की गई है। तीनों खदान के अंदर मशीन के निकलने के लिए कहे गए थे। फिलहाल लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है। पतरातू चिल्ड्रन पार्क में पीपीएल 2.0 का शुभारंभ शुक्रवार संध्या 7 बजे से किया जाना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि इस सत्र के टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जिनमें जमशेदपुर, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और खूंटी की टीमें शामिल हैं। और इस संबंध में आयोजन समिति के अध्यक्ष ऋषभ राज ने बताया खिलाड़ियों की सुविधा और आयोजन को सफल बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं, और साथ ही कहा कि ये टूर्नामेंट पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र है। चिल्ड्रन पार्क में पीपीएल सीजन 2 का शुरुआत होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। यह टूर्नामेंट रात्रि खेल रहेगा, जिसमें 8 प्लेयर एक टीम में रहेंगे और प्रत्येक मैच 6-6 ओवर का होगा। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 31,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा और उप विजेता टीम को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। यह 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। पिछली बार की सफलता के बाद इस वर्ष भी हम इसका आयोजन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।